पार्ट 1 में हमने देखा कि फार्म लॉज क्यों लाए गए। आइए अब इन 3 एक्ट्स के कुछ मेरिट्स को देखें। एपीएमसी में किसान को मार्केट फी 3%, रूरल डेवलपमेंट फी 3% और अर्थियाज फी 2.5% देना होता है। अन्य ट्रेड एरियाज में वह कोई फीस का भुगतान नहीं करेगा। इसके अलावा फार्म गेट्स जैसे ट्रेड एरियाज किसानों को ट्रांसपोर्ट कॉस्ट से बचाते हैं, इसलिए किसानों को उनके उपज का अच्छा मूल्य मिलने की उम्मीद है। किसानों के पास अपने उपज को कहीं भी बेचने की चॉइस है। मार्केट में कंपटीशन बढ़ेगा, जिससे ट्रेड और कॉमर्स बेहतर होगा और इनोवेशन और क्वालिटी में भी इंप्रूवमेंट होगा। इंडस्ट्री के डिसेंट्रलाइजेशन के कारण नए आइडियाज वाले पढ़े लिखे लोग खेती में इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ये इंश्योर करेगा कि क्रॉप पैटर्न करेक्ट डिमांड के अनुरूप हो। किसानों को कोऑपरेटिव फार्मिंग करने के लिए एग्रीगेटर्स का प्रोविजन दिया गया है। इस प्रोविजन से गुजरात के फेमस ब्रांड अमूल को काफी सफलता मिली। ऐसी सफलता एग्रीगेटर्स के द्वारा कृषि में भी मिल सकती है। एफसीआई के कुछ करप्ट अधिकारी अक्सर ये कहते हुए उपज खरीदने से मना कर देते हैं कि स्टोरेज के लिए कोई जगह नहीं है। छोटे किसान जो ट्रांसपोर्ट का खर्चा नहीं उठा सकते, उन्हीं एफसीआई के अधिकारियों के एजेंट्स को बाहर मिलते हैं और वही उपज एमएसपी से नीचे दामों पे खरीद के ये एजेंट्स वापस एफसीआई में एमएसपी पे बेच देते हैं। कंपटीशन के साथ करप्शन भी खत्म होगा, साथ ही एफसीआई वेस्टेजेस नहीं होने देगा और भूख से लोग नहीं मरेंगे। आइए अब हम इस एक्ट के डीमेरिट्स को देखें। क्योंकि किसानों को एपीएमसी में फीस का भुगतान करना होता है, इसलिए बाकी ट्रेड एरियाज की तुलना में नेट एपीएमसी रेट्स उनके लिए लाभदायक नहीं होते। इसलिए समय के साथ एपीएमसी इररिलेवेंट हो सकता है। कुछ एसडीएम या डीएम जो आसानी से इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, इंडिपेंडेंटली काम नहीं कर पाते या डिसीजन नहीं ले पाते। ऐसे में स्पॉन्सर्स जिनके पास पैसा होता है आसानी से कुछ एसडीएम और डीएम को इन्फ्लुएंस कर पाएंगे और किसानों का शोषण शुरू हो जाएगा। ट्रेडर या स्पॉन्सर्स के रूप में लोगों की एंट्री के लिए नियम कमजोर हैं। सिर्फ एक पैन कार्ड के साथ ट्रेडर बना जा सकता है। इससे फ्लाई बाय वायर ट्रेडर्स पैदा हो सकते हैं और फ्रॉड के केसेस बढ़ने की संभावना है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में स्पॉन्सर को लीगल एडवांटेज होता है क्योंकि उनमें से ज्यादातर बड़े कॉरपोरेट हाउसेस होते हैं जिनके पास बहुत सारे और अच्छे वकील होते हैं। सुझाव: सरकार एपीएमसी की फीस को हटा सकती है या कम कर सकती है ताकि एपीएमसी रेट्स को कॉम्पिटिटिव किया जा सके। महाराष्ट्र जैसे राज्यों में 100 से अधिक प्राइवेट व्यापारी हैं, फिर भी 75% उपज अभी भी एपीएमसी में ही बिकती है। सरकार किसी प्रकार का लिखित एश्योरेंस इशू कर दे कि एपीएमसी और एमएसपी बना रहेगा, इससे किसानों का डर दूर हो जाएगा। डिस्ट्रिक्ट और हाई कोर्ट में अपील के एक स्तर की परमिशन दी जानी चाहिए। सरकार इन मामलों को तेजी से निपटने के लिए एक एग्रीकल्चरल ट्राइब्यूनल भी खोल सकती है। नियमों को और मजबूत बनाया जा सकता है, जहां सरकार स्पॉन्सर्स पे सिक्योरिटी फी लगा सकती है और व्यापारियों के लिए प्रॉपर केवाईसी कर सकती है और फ्रॉड या नॉन परफॉर्मेंस के लिए पेनल्टी भी रख सकती है। स्पॉन्सर्स को लीगल एडवांटेज से बचाने के लिए एक मॉडल कॉन्ट्रैक्ट का प्रावधान देने की बजाय केंद्र को यह कमिट करना चाहिए कि ये मॉडल कॉन्ट्रैक्ट उनके द्वारा ही लिखा जाएगा, जिसके बाद केवल फिल इन द ब्लैंक्स भरकर भी
कॉन्ट्रैक्ट साइन किया जा सकता है। आखिर पंजाब और हरियाणा के किसानों ने मौसम और वायरस का मुकाबला करते हुए 1 साल से अधिक समय तक कृषि कानूनों का विरोध क्यों किया? पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लगभग पूरी कृषि अर्थशास्त्र सब्सिडी पर चल रही है। इसके फलस्वरूप इन क्षेत्रों में मीडियम और अमीर किसानों की संख्या बहुत अधिक है। ये एरिया दिल्ली के करीब है और इनका काफी पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस भी है। क्योंकि वो अमीर हैं, इसलिए उनमें आंदोलन करने की शक्ति भी है। एक्ट बिचौलों के खिलाफ है और सिस्टम से सभी कमीशंस और अर्थियाज की मोनोपोली हटाने पर जोर देता है। इसलिए यह सच है कि एक्ट से सबसे अधिक नुकसान अर्थियाज को होगा। कृषि कानूनों का रद्द होना। 19 नवंबर 2021 को गुरु नानक जयंती के अवसर पर प्राइम मिनिस्टर मोदी ने घोषणा की कि कृषि कानून को रद्द किया जाएगा। वही कानून जिन्हें वे आज तक अच्छा मानते आए हैं और अभी भी अच्छा ही मानते हैं। वे आज भी कहते हैं कि ये कानून 80% किसानों के हित में है। 1.5 साल के कड़े संघर्ष के बाद, जहां पिछले 1 साल से हजारों किसान दिल्ली को घेर कर सड़कों पर बैठे रहे, जहां गणतंत्र दिवस पर लाल किले से तिरंगा हटाया गया, जहां दर्दनाक हिंसा के किस्से भी देखे गए, सरकार के इस पलटाव के निम्नलिखित एक या एक से अधिक कारण हो सकते हैं। पॉलिटिकल एम्बिशन। हमेशा लोगों, समुदाय, उद्योग का एक वर्ग होगा जो बदलाव से खुश होगा और एक वर्ग होगा जो बदलाव से के खिलाफ होगा। क्योंकि बीजेपी एक विशाल मेजॉरिटी के साथ संसद में आई थी और किसान की आय को दोगुना करना बीजेपी के चुनाव का एक बड़ा वादा था, तो ये माना जा सकता है कि देश की मेजॉरिटी कृषि कानून चाहती थी। जैसे कि मैंने बताया, रद्द करते समय भी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 80% किसान अभी भी कृषि कानून चाहते थे। निश्चित रूप से रद्द करने का राजनीतिक लाभ कानूनों का समर्थन करने वाली मेजॉरिटी के समर्थन को खोने की कीमत पर नहीं हो सकता। या फिर जब कृषि कानून समर्थक राज्यों में चुनाव होंगे, क्या तब बीजेपी इन कानूनों को एक बार फिर से लाएगी? कृषि कानूनों के बारे में जनता की राय राज्यों के बीच भिन्न थी। कई राज्य इसके फेवर में थे और कई राज्य इसके खिलाफ थे। ऐसा प्रतीत होता है कि राज्यों के बीच कोई आम सहमति नहीं थी। जाहिर है, पंजाब कृषि कानून नहीं चाहता था, ना ही हरियाणा और ना ही यूपी। दूसरी ओर महाराष्ट्र और गुजरात शायद उन्हें चाहते थे। अंतरराज्यीय मतभेद मौजूद थे और सरकार को इस मतभेद पर अधिक ध्यान देना चाहिए था। इसका समाधान शायद ये है कि फेडरलिज्म को और अधिक बढ़ावा दिया जाए और कृषि कानून बनाने की स्वतंत्रता राज्यों तक सीमित हो। आखिरकार 1954 तक भारत के संविधान में कृषि राज्य का विषय था। हो सकता है सरकार ने मेजॉरिटी पहचानने में चूक की। वैकल्पिक रूप से यह संभव है कि पूरे देश में कानूनों के पक्ष में मेजॉरिटी ही न हो। सरकार गलत धारणा में थी कि अधिकांश भारतीय किसान कृषि कानून चाहते हैं। हालांकि ये भी संभव है कि गरीब किसान जो देश में मेजॉरिटी में हैं, कानूनों का समर्थन करते हों और एक जोरदार राष्ट्रवादी सरकार से कानून रद्द करने की उम्मीद ना करते हैं। इसलिए उन्होंने अपनी आवाज़ नहीं उठाई और ये भी कि उनके पास शायद आंदोलन करने की क्षमता ही नहीं थी। वहीं दूसरी ओर पंजाब और हरियाणा के अमीर किसान जो सब्सिडी का पूरा लाभ उठाते हैं और इसलिए कानूनों का विरोध कर रहे हैं, राजधानी से उनकी निकटता का फायदा भी उन्होंने उठाया और सरकार से भिड़ गए। जबकि एक चुनावी घोषणा पत्र में एक पार्टी द्वारा किए गए वादों की एक सूची होती है, हो सकता है कि पार्टी के पक्ष में मतदान करने वाले सभी मतदाताओं में
प्रत्येक वादे पर पूर्ण सहमति न हो। जब हम मतदान करते हैं तो हम अधिकांश या कुछ वादों से सहमत होते हैं, लेकिन सभी नहीं। इसलिए बहुमत क्या चाहता है इसे स्थापित करने का कोई स्पष्ट रास्ता नहीं है। कृषि कानून एक उदाहरण है। यह भी हो सकता है कि किसानों की आय दुगना करने के वादे को लोगों ने मेजॉरिटी से समर्थन दिया, जो कि स्वाभाविक भी था, लेकिन इसे हासिल करने के लिए सरकार के कृषि कानूनों का कोई वर्णन घोषणा पत्र में नहीं था, इसलिए इसे समर्थन नहीं दिया। यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस साल जनवरी में कानूनों पर रोक लगा दी थी। शायद उन्हें भी मेजॉरिटी का यकीन नहीं था। दूसरी ओर ब्रेक्सिट जनमत संग्रह बहुमत की राय की एक स्पष्ट स्थापना थी। निर्णय पर लोगों का प्रत्यक्ष मत हुआ और ब्रिटेन की किसी भी अदालत ने लोगों की इच्छा के साथ हस्तक्षेप नहीं किया, जबकि भारत जैसे देश शायद ही लगातार जनमत संग्रह द्वारा शासित हो सकता है, लेकिन देश में कई लोगों की आजीविका को प्रभावित करने वाले प्रमुख मुद्दों पर बहुमत के समर्थन को निर्धारित करने के लिए एक गैर राजनीतिक प्रक्रिया की आवश्यकता है। कम से कम सत्ताधार पार्टी लोगों से बातचीत कर सकती है। कृषि कानूनों पे किसानों, विशेषज्ञों और विपक्ष के साथ विस्तार में चर्चा होती तो भी मेजॉरिटी का अनुमान लगाया जा सकता था। कृषि कानूनों को रद्द करने के साथ विशेषज्ञों, वैज्ञानिकों, राजनेताओं और प्रशासन के वर्षों के काम को बर्बाद कर दिया गया। मोदी की मजबूत राष्ट्रवादी और दबदबा वाली छवि को धक्का लगा। CAA जैसे मुद्दों को फिर से फोकस मिला। यदि कृषि कानून किसान की भलाई के लिए हैं तो उन्हें शायद रद्द नहीं किया जाना चाहिए। इसके अलावा महत्वपूर्ण परिवर्तनों के लिए स्पष्ट बहुमत के विश्वसनीय उपाय की आवश्यकता होती है, जो उन्हें अधिक स्वीकार्य बनाता है। इसके बजाय इस कानून को जल्दबाजी करके एक अध्यादेश के रूप में लाया गया। इससे जनता को विश्वास नहीं हुआ। ये एक अच्छे लोकतंत्र की पहचान नहीं है। धन्यवाद।